जैव प्रक्रम। हम जैव यानी सजीव है, अजैव, निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गले में एक इंसान को दूर जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम ये सोचेंगे कि ये सजीव है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे। हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वह सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है। इसमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वह सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियां पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस लेते हैं परंतु गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसाय जीवन विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, क्या ये आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम ये प्रश्न किसी व्यवसाय जीवन विज्ञानी से करें तो इसका सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अतः इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। पूर्व कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उसमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की ये संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि ये व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। जीवों के शरीर को मरम्मत अथवा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हैं और अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। कुछ समय भी चलता है जब वे विशेष कार्य नहीं करते। जब सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों तो उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा एकल जीव के शरीर में बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में इस तरह के कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन अथवा शरीर के अंदर के लिए प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इस कार्बन स्रोत की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा में ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के उन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है जिससे अतः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाने चाहिए। ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला आवश्यक है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहर स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के लिए विघटन, उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक कोशिका जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इसके भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बाह्य पदार्थ निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब शरीर का आकार बढ़ता है, शारीरिक विकल्प जटिल अधिक होता है, तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता।
हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को रोकने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत उत्कों से तथा जीव के शरीर में उनका संगठन से परिचित हैं। अतः इसके कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टीकृत उत्कों का कार्य करता है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यदि भोजन एक ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को उनकी आवश्यकता होती है। इसमें भोजन ऑक्सीजन की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत अथवा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन विशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस पर को उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मृत नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाता है। इसके अर्थ है कि परिवर्तन तंत्र की आवश्यकता अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन तक पहुंचाने की होगी। ठीक, आगे इतना ही।